नमस्कार छात्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल आपके जीवन में बहुत ज़्यादा सक्सेस लेकर के आए, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी आप लोगों के लिए ब्लेसिंग्स है। दोस्तों, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है हमारी। हम लोग मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं, तो उसी सीरीज़ में एक और पेपर आपके सामने है। पेपर कोड है 025801। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको। यहाँ पर हमें दिए गए शब्द का सिनोनिम बताना है, पर्यायवाची बताना है। दोस्तों, वर्ड दिया हुआ है मेक शिफ्ट। दोस्तों, मेक शिफ्ट जो वर्ड है, इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए है। कोई ऐसी चीज़ जो थोड़े समय के लिए है, उस चीज़ को हम लोग मेक शिफ्ट बोलते हैं। मेक शिफ्ट के लिए हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं टेम्परेरी, हम लोग वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रांजिएंट। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रोविजनल, क्योंकि प्रोविजनल जो है इसका भी मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो अस्थायी है। कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, अस्थायी है, थोड़े समय के लिए है। ठीक है दोस्तों। इनकंसीडरेट का मतलब होता है जिसके ऊपर ध्यान न दिया जाए, ध्यान न दिया जाए, उसको हम लोग इनकंसीडरेट बोलते हैं। रिसोर्सफुल का मतलब होता है स्रोत से भरा हुआ। रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? स्रोत से भरा हुआ। रिसोर्सफुल का मतलब होता है स्रोत से भरा हुआ। और परपेचुअल का मतलब होता है दोस्तों लगातार जो चीज़ चलती रहे दृढ़ता के साथ, उसको हम लोग परपेचुअल बोलते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 76 में ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है। हमें एक शब्द दिया हुआ है, शब्द है एम्बिशियस। दोस्तों, एम्बिशियस एडजेक्टिव है, IOUS सफिक्स से ख़त्म हो रहा है। एम्बिशियस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं महत्वाकांक्षी। हमें नीचे एक वाक्य दिया है, उसमें से हमें वो शब्द चुनना है जो इस शब्द का पर्यायवाची है। वाक्य दिया है, ही एस्पायर्स टू बी ए फ्यूचर डिप्लोमेट बट ही विल हैव टू इम्प्रूव हिज डिसीजन मेकिंग स्किल्स। ये कह रहा है कि वह व्यक्ति है, इच्छा रखता है, महत्वाकांक्षा रखता है भविष्य में एक डिप्लोमेट बनने की। डिप्लोमेट का मतलब होता है कूटनीतिज्ञ। डिप्लोमेट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कूटनीतिज्ञ बोलते हैं। और यहाँ से एक और वर्ड जुड़ता है, वो है डिप्लोमेसी, और डिप्लोमेसी का मतलब होता है कूटनीति। तो वाक्य का अर्थ है कि वह भविष्य में एक कूटनीतिज्ञ बनना चाहता है, परंतु उसके लिए उसे अपनी निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें बहुत ज़्यादा सुधार करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एम्बिशियस महत्वाकांक्षी का पर्यायवाची हो जाएगा एस्पायर्स, क्योंकि एस्पायर्स का भी मतलब क्या होता है? महत्वाकांक्षा होना, इच्छा होना, डिज़ायर होना। तो यहाँ पर एक अच्छा वर्ड और क्या हो जाएगा? डिज़ायर हो जाएगा, या फिर अपन क्या बोल सकते हैं? विश। एस्पायर अभी बता ही दिया। इम्प्रूव का मतलब होता है दोस्तों सुधार, सुधार करना। ये सारे वर्ब्स हैं। स्किल का मतलब होता है दोस्तों कौशल। स्किल का मतलब क्या होता है? कौशल। और डिसीजन का मतलब आप जानते ही हैं, डिसीजन का मतलब होता है निर्णय। डिसीजन यहाँ पर नाउन है, स्किल भी नाउन है, इम्प्रूव यहाँ पर आपका वर्ब था, एस्पायर्स भी वर्ब है। इम्प्रूव का अगर आपसे कोई पूछ ले नाउन फॉर्म, तो आप उसको बता देंगे इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट आपका यहाँ पर क्या है? नाउन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ठीक है। 78 में आपको अंडरलाइंड वर्ड का जो है बताना है कि इसको अपन कौन से वर्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। एप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है, दैट कैन सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। मतलब एक तरीके से पर्यायवाची ही हो गया, समान अर्थ वाला ही हो गया। कह रहा है कि द फॉल ऑफ रंजीत फॉर द पेटी मटेरियल बेनिफिट वॉज रियली इग्नोमिनियस। ये कह रहा है कि रंजीत जो छोटे सांसारिक सुख
के लिए जो नीचे गिरा था, थोड़े से फ़ायदे के लिए जो नीचे गिरा था, वो चीज़ बड़ी ही इग्नोमिनियस थी। इग्नोमिनियस का मतलब दोस्तों ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई सॉलिड तर्क नहीं हो, सॉलिड जो है कोई उसका रीज़न नहीं हो, उस चीज़ को अपन इग्नोमिनियस बोलते हैं। तो इग्नोमिनियस का ही एक और सिनोनिम है रेप्रीहेंसिबल। तो रेप्रीहेंसिबल यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अनफॉल्टरिंग मतलब दोस्तों जो चीज़ बिना चेंज हुए, बिना रुके चले, उसको अनफॉल्टरिंग बोलते हैं। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक। अम्यूजिंग का मतलब होता है मनोरंजक, कोई ऐसी चीज़ जो आपको मनोरंजन प्रदान करे। इग्नोरेबल कोई ऐसी चीज़ जिसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, अनदेखा कर सकते हैं, उसको इग्नोरेबल बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79 हमारी स्क्रीन पर। अंडरलाइंड वर्ड का हमें वन वर्ड सब्सटीट्यूशन बताना है। कह रहा है WHO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट रेजेज मनी फॉर अ पर्टिकुलर कॉज, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक संस्था है जो धन इकट्ठा करती है एक विशेष कारण के लिए, एक विशेष कार्य के लिए। तो अंडरलाइंड है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो पैसा इकट्ठा करती है एक किसी विशेष कार्य के लिए, उसको क्या बोला जाता है। तो देखो दोस्तों, जो मनी है उसको इंग्लिश में फंड भी बोला जाता है, और फंड को रेज करना मतलब इकट्ठा करना, तो उसे हम लोग बोलते हैं फंड रेजर। तो ऑप्शन डी जो है वो अपना यहाँ पर ठीक हो जाएगा। वॉलंटियर क्या होता है दोस्तों? वॉलंटियर होता है जो अपनी इच्छा से कोई कार्य करना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो खुद बढ़ चढ़कर बोलता है कि मैं ये काम करूँगा, उसको वॉलंटियर बोला जाता है। डोनेशन को हम लोग दान बोलते हैं, और चैरिटी का मतलब भी यही होता है कि किसी को दान में कोई धनराशि देना, पैसा देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 अपनी स्क्रीन पर है। हमें अंडरलाइंड पार्ट को चेक करना है कि क्या वो ग्रामेटिकली ठीक है। अगर ठीक है तब तो नो इम्प्रूवमेंट हो सकता है, अदरवाइज़ यहाँ पर जो ऑप्शन बेस्ट है वो हमें करना है। लेकिन चूंकि यहाँ आपको किसी भी ऑप्शन में नो इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब अंडरलाइन पार्ट गलत है, सही हमें बताना है। कह रहा है कि जो नया रेस्टोरेंट है वो बेहतर है पुराने से। अब यहाँ पर आपको क्या नज़र आया? बेटर नज़र आया। अब बेटर क्या है? तो बेटर को समझिए दोस्तों, बेटर जो है बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री है। बेटर जो है वो कौन सी डिग्री है? कंपैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव की वो फॉर्म जो तुलना के लिए उपयोग में ली जाती है। बेटर के लिए एडजेक्टिव का जो पॉजिटिव फॉर्म है वो है गुड। तो गुड जो है वो एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री हो जाएगी। और अगर आप यहाँ थोड़ा और आगे जाएं तो बेस्ट आपको मिलेगा जो कि सुपरलेटिव डिग्री है। जो कि क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। किसकी सुपरलेटिव डिग्री है? गुड की सुपरलेटिव डिग्री है। तो अब एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बेटर ऑलरेडी कंपैरेटिव डिग्री है, और मोर जो यहाँ आपको नज़र आ रहा है ये भी एक कंपैरेटिव डिग्री है। जब हम लोग एडजेक्टिव चैप्टर पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग एक रूल पढ़ते हैं दोस्तों कि दो कंपैरेटिव डिग्री एक साथ में हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। तो जब बेटर खुद एक कंपैरेटिव डिग्री है तो इसके साथ मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो ये यहाँ पर गलत है। तो हमें वो ऑप्शन चूज़ करना है जहाँ पर केवल क्या है? बेटर। अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री या पॉजिटिव डिग्री क्यों नहीं आ रही है? तो उसका कारण है दोस्तों, यहाँ आपको आगे कौन नज़र आ रहा है? देन नज़र आ रहा है। और जब हम लोग कंपैरेटिव डिग्री पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव डिग्री के बाद में हमेशा कौन सा प्रेपोजिशन आता है? प्रेपोजिशन देन आता है। तो ये इसलिए अनिवार्य हो गया कि देन के पीछे कंपैरेटिव डिग्री आएगी। दो कंपैरेटिव डिग्री आ नहीं सकती एक साथ, इसलिए मोर हटा दिया और आंसर क्या बन गया? बेटर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पैसिव वॉइस में तब्दील करना है दिए गए वाक्य को। कह रहा है द टीचर डिड नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू लीव द लेक्चर, कि शिक्षक ने विद्यार्थियों को परमिशन नहीं दी। किस चीज़ की परमिशन नहीं दी? लेक्चर छोड़कर जाने की। दोस्तों यहाँ पे ये जो टीचर है आपका, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट आ गया। अलाउ हमारा मेन वर्ब है। दी स्टूडेंट्स हमारा ऑब्जेक्ट है। टू प्रेपोजिशन के बाद में
अच्छा, टू लीव जो है नॉन फाइनाइट वर्ब और दी लेक्चर जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट नंबर सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट फर्स्ट है। चूंकि ये वर्ब के लिए काम कर रहा है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और पैसिव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है अगर दो सब्जेक्ट मौजूद हो। ये दूसरा वाला जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पर है ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जब हम लोग पैसिव बनाते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनता है, तो इसलिए सब जगह आपको क्या नजर आ रहा है, द स्टूडेंट्स। दूसरा डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म है तो ये पास्ट सिंपल हो गया, ये पास्ट सिंपल का एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। और सेंटेंस का टाइप कौन सा है, तो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे आपको कई बार मैंने बता रखा है सॉल्यूशन करवाते समय कि पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस क्या होता है। तो दोस्तों पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस होता है कि वॉज वर्ब के साथ जो मेन वर्ब आती है उसका थर्ड फॉर्म हम लोग यूज़ करते हैं। अब जब हमारा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स है तो इसके साथ वॉज तो आ नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वॉज जो है वो सिंगुलर वर्ब है और वर्ब जो है ये क्या है, प्लूरल है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो अब हम वर्ब्स का यूज़ करते हैं, जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। तो आपको यहाँ देखो एक ही जगह, अब यहाँ आर है, यहाँ हेड है, यहाँ हेड है, यहीं केवल वर्ब मौजूद है, तो सीधा सीधा आपका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी हो गया। इस तरीके से आप एग्जाम में भी कर सकते हैं, पूरा पूरा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है ज़रा सा टेंस जो है उसको देख करके सीधा आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 की अगर बात करें तो अंडरलाइन पार्ट जो है इससे संबंधित एक मुहावरा बताना है कि कौन सा ईडियम है जो यहाँ पर है। कह रहा है दी सर्वेंट्स नो द सीक्रेट्स ऑफ द फैमिली दे आर वर्किंग फॉर, कि जो नौकर हैं वो उस परिवार के सारे रहस्य जानते हैं जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो रहस्य, अब यहाँ अलग अलग आपके पास ईडियम्स हैं, इन्स एंड आउट्स, लैटिन एंड ग्रीक, हॉर्नेट्स, हॉमेट्स नेस्ट और लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो दोस्तों लैटिन एंड ग्रीक का मतलब होता है कि भाई ऐसी कोई चीज़ जो हमारे लिए समझने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हॉमेट्स नेस्ट का मतलब होता है कि एक सेफ एरिया या जगह। लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब कि भाई किसी चीज़ को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया जाए। इन्स एंड आउट्स का मतलब होता है दोस्तों कंप्लीट डिटेल। इन्स एंड आउट्स जो मुहावरा है उसका मतलब होता है कंप्लीट डिटेल, किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी, मतलब एक एक चीज़ के बारे में आप जानते हो। तो जब आप एक एक चीज़ के बारे में जान रहे हैं तो कहीं ना कहीं रहस्यों को भी जान रहे हैं। इसलिए सीक्रेट्स के लिए अगर यहाँ कोई ईडियम आपको लेना है तो वो कौन सा लेना है, इन्स एंड आउट्स लेना है। अगला क्वेश्चन है, आपको सेंटेंस दिया है उसमें आपको ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करना है। ग्रामेटिकल एरर फाइंड आउट करने का मतलब है छात्रों की हमें वाक्य का वो भाग पकड़ना है जिसके अंदर ग्रामर के लिहाज से कोई गलती दी हुई है। कह रहा है वाशिंगटन इरविंग्स राइटिंग कैरियर स्टार्टेड एट द टेंडर एज ऑफ 19 व्हेन ही जॉइंड हिज ब्रदर पीटर्स न्यूज़पेपर द मॉर्निंग क्रॉनिकल एज जर्नलिस्ट। ये कह रहा है कि वाशिंगटन इरविंग जो कि एक बहुत बड़े पत्रकार हुए थे, कह रहा है कि उनका लेखन का करियर या उनका जो ये पत्रकारिता से संबंधित जो उनका कैरियर है वो कब शुरू हुआ, 19 वर्ष की आयु में शुरू हुआ जब उन्होंने अपने भाई पीटर के अखबार द मॉर्निंग क्रॉनिकल को ज्वाइन किया एक पत्रकार के तौर पर। अब दोस्तों यहाँ दिया हुआ है एज जर्नलिस्ट। अब जर्नलिस्ट यहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, जर्नलिस्ट का प्लूरल क्या होगा, जर्नलिस्ट्स। जर्नलिस्ट एक पत्रकार, जर्नलिस्ट्स बहुत सारे पत्रकार। तो अंग्रेजी में नियम है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन का उपयोग किया जाता है। अब चूंकि यहाँ जर्नलिस्ट के अंदर जय का यहाँ पर उच्चारण है जो कि हिंदी भाषा का एक क्या है, व्यंजन है, तो यहाँ पर कौन सा आर्टिकल होगा, आर्टिकल ए होगा। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा एज ए जर्नलिस्ट। तो एज ए जर्नलिस्ट तो अगर आप देखें तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, सी में। यहाँ पर जर्नलिस्ट से पहले कौन सा आर्टिकल आएगा, आर्टिकल ए आएगा। अगला आप देखते हैं क्वेश्चन, तो आपको कह रहा है कि एक उचित क्रम में दिए गए सीक्वेंस को आपको जमाना है। दोस्तों ये बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें एक स्टोरी है और वो जो स्टोरी का क्रम है वो जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इज़ाबेल की बात हो रही है, इज़ाबेल हो सकता है
कोई लड़का हो सकता है लड़की, लेकिन यहाँ शी उपयोग में लिया है इज़ाबेल के लिए, तो डेफिनेटली इज़ाबेल जो है वो एक महिला है, लड़की है, फीमेल है। कह रहा है इज़ाबेल ने एक रैबिट यानी खरगोश को देखा झाड़ियों में से भागते हुए, फॉलोइंग इट। अब ये इट किसके लिए आया है, तो ये रैबिट एनिमल है, खरगोश, तो उसको रिप्लेस करने के लिए कौन सा प्रोनाउन आया है, फॉलोइंग, यहाँ पर इट आया है। तो इज़ाबेल, फॉलोइंग का मतलब किसी का अनुसरण करना, तो इज़ाबेल उसका अनुसरण करती है, मतलब उस रैबिट के, उस खरगोश के पीछे पीछे जाती है। शी फाउंड ए डूड विच शी ओपन विद द हेल्प ऑफ कीज, और वहाँ पर उसने एक दरवाज़ा देखा और उसको उसने चाबी से जो है खोला। आफ्टर दैट, उसके बाद शी फेल्ट अ स्ट्रेंज सेंसेशन इन हर बॉडी, उसके बाद जो है उसे अपने शरीर में एक अजीब सा कंपन महसूस हुआ। शी थॉट एज शी वॉज इन अ ड्रीम, और उसे ऐसा लगा जैसे कि वो क्या कर रही है, सपना देख रही है। तो जिस क्रम में ये लिखा हुआ है वही इसका उचित क्रम है, तो हमारा आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ABCD। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। हमें यहाँ पर विलोम शब्द बताना है। क्या बताना है, विलोम शब्द। यहाँ पर एक शब्द आपको किस में दिया हुआ है, ब्रैकेट में दिया हुआ है, उस ब्रैकेट में दिए गए शब्द का हमें क्या बताना है, विलोम शब्द। सेंटेंस है, आफ्टर द रेन स्टॉप्ड, कि जैसे ही बरसात रुकी, द एयर स्मेल्ड फ्रेश, जो वायु थी, जो हवा थी, उसमें एकदम ताजगी जो है महसूस हो रही थी और वो बड़ी ही स्वच्छ आपको लग रही थी। एंड द सन स्टेयर्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड द क्लाउड्स, और सूर्य जो है जल्द ही बादलों के पीछे से जो है आता हुआ नजर आया। तो दोस्तों स्टेयर का तो मतलब होता है किसी को घूरना, स्टेयर का मतलब होता है किसी को घूरना, एक नज़र किसी को देखना। अब यहाँ पर जो शब्द दिए हुए उनमें से विलोम शब्द कौन सा होता है दोस्तों, ऑब्जर्व का मतलब होता है किसी को बहुत ध्यान से देखना, नोटिस करना। सर्वे का मतलब होता है दोस्तों जांच के माध्यम से या एक कोई चीज़ का निष्कर्ष निकालने के माध्यम से बहुत खोजबीन करना। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। पीक का मतलब होता है दोस्तों ताक झांक करना। तो स्टेयर का मतलब होता है घूरना, एक नज़र देखना, और पीक का मतलब होता है ताक झांक करना। तो विलोम शब्द जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीक्ड हो जाएगा, कि भाई आप किसी को जो है देख रहे हैं फिर नज़र हटा रहे हैं, फिर देख रहे हैं फिर नज़र हटा। और स्टेयर का मतलब होता है एक टकटकी लगा के देखना। तो सबसे उचित विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पीक्ड। आगे चलते हैं और हमें होमोफोन, यहाँ पर होमोफोन क्या होते हैं तो ये चीज़ समझिए दोस्तों। होमोफोन का मतलब होता है कि साउंड जो है, प्रोनाउंसिएशन जो है वो सेम होता है, बट स्पेलिंग और मीनिंग जो है वो डिफरेंट होता है। तो ये कह रहा है कि डेवलपर्स डैश द ओल्ड बिल्डिंग्स ऑन द साइट टू मेक वे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन, कि जो डेवलपर्स है, डेवलपर्स मतलब जो नई, जो विकास करने का काम करते हैं, डेवलपमेंट करने का काम करते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग्स को डैश कर रहे हैं ताकि नया कंस्ट्रक्शन किया जा सके, नई बिल्डिंग बनाई जा सके। तो अगर आपको नई बिल्डिंग बनानी है तो आप पुरानी बिल्डिंग्स को क्या करेंगे, हटाएंगे, तभी तो नई बिल्डिंग के लिए जगह बनेगी। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ को हटाना या नष्ट करना। दोस्तों रेज, ये जो यहाँ पर दे रखा है, इनका मतलब होता है किरण। सन रेज आपने सुना होगा, सूर्य की किरणें, ठीक है। रेज, इस रेज का मतलब होता है दोस्तों उठाना या किसी का पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। और ये जो रेज है दोस्तों, इसका मतलब होता है डेस्ट्रॉय, टू डेस्ट्रॉय। हिंदी में अगर बोले तो अपन बोल सकते हैं नष्ट करना। तो यहाँ पे आपको अपना आंसर मिल गया कि भाई अगर आपको नई बिल्डिंग्स डेवलप करनी है तो पुरानी बिल्डिंग्स को क्या करना पड़ेगा, नष्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए हमारा ठीक हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़े तो अपने को एक और पैराजंबल यहाँ पर दे दिया है। पैराजंबल का मतलब होता है दोस्तों अलग अलग सेंटेंस है, उनको एक मीनिंगफुल क्रम में जोड़ना है। ये भी बहुत आसान है। क्यों बहुत आसान है दोस्तों, इसलिए बहुत आसान है क्योंकि इसमें भी एक सीधी सी स्टोरी है। नई फिल्म के ऊपर चर्चा हो रही है और उस फिल्म को किस तरीके से ऑडियंस ने देखा, कैसे फिल्म शुरू हुई, ये इस तरीके से 2-4 सेंटेंस है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से बात करेंगे कि नई फिल्म जो है वॉज हाईली एंटिसिपेटेड बाय फैंस ऑफ द फ्रेंचाइज, कि जो नई फिल्म आ रही थी
उसका दर्शक जो है काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और इसके बाद में यहाँ आएगा कि द मूवी थिएटर वॉज पैक्ड विद पीपल ईगर टू सी इट। क्यों इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ उसने कहा कि नई फिल्म का इंतज़ार कर रहे थे ऑडियंस, और जब नई फिल्म आई थिएटर में तो पूरा थिएटर जो है वो भीड़ से बिल्कुल पैक हो गया था। उसके बाद में एज द लाइट्स डिम्ड, आपने भी थिएटर में फिल्म देखी होगी, फिल्म शुरू होने से पहले जो लाइट्स होती हैं वो हल्की कर दी जाती है रोशनी, और फिर धीरे धीरे अंधेरा होता है, और फिर उसके बाद में ऑडियंस शांत हो जाती है और फिल्म जो है शुरू होती है। द मूवी बिगेन, फिल्म शुरू हुई विद एन एक्साइटिंग एक्शन सीक्वेंस दैट हैड द ऑडियंस ऑन द एज ऑफ देयर सीट्स, और जो फिल्म जो है वो शुरू हुई एक बहुत ही ख़तरनाक एक्शन सीक्वेंस से, जिसे देखने के लिए दर्शक काफ़ी उत्सुक हो गए और एकदम अपनी सीट्स के जो है कॉर्नर्स के ऊपर आ गए। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। कहानी की शुरुआत में सबसे पहले ऑप्शन ऐसे स्टेटमेंट ए आएगा, फिर डी आएगा कि फिल्म थिएटर को देखने के लिए लोग काफ़ी भीड़ थी लोगों की, फिर बी आ जाएगा कि रोशनी कम हुई, फिल्म शुरू हुई, और फिल्म की शुरुआत में एक ज़बरदस्त एक्शन सीन था। तो 87 में ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं तो हमें वो स्पेलिंग चूज़ करनी है जो सही दी हुई है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें क्योंकि कई बार आपसे गलत स्पेलिंग पूछ लेता है तो कई बार आपसे सही स्पेलिंग पूछ लेता है। तो दोस्तों सही स्पेलिंग यहाँ पर सस्पिशियन है। सस्पिशियन का मतलब होता है संदिग्ध। सस्पिशियन का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, संदिग्ध है। इसके लिए एक और हम लोग वर्ड ले सकते हैं डाउटफुल। क्या ले सकते हैं? डाउटफुल। तो सस्पिशियन और डाउटफुल जो है वो एक ही कैटेगरी के शब्द है। इनका अर्थ होता है संदिग्ध या संदेहास्पद भी हम लोग बोल सकते हैं। तो ये स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, बाकी हर स्पेलिंग में गलत है। यहाँ पर जो है एक पी एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर एक एस एक्स्ट्रा आ गया, और यहाँ पर आई यहाँ से खा गया। ठीक है, तो ए बिल्कुल ठीक है। आगे चलते हैं। अंडरलाइंड सेगमेंट आपको दिया हुआ है, उसके लिए ईडियम बताना है। कह रहा है श्रुति इज़ अ स्ट्रेंज पर्सन बिकॉज ऑफ हर एटीट्यूड। श्रुति का जो व्यवहार है, जो उसका बिहेवियर है वो बहुत ही अजीब है, इसलिए श्रुति एक स्ट्रेंज पर्सन है। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब। और यहाँ से एक और पॉपुलर वर्ड आपको देखने को मिलता है, वर्ड है स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी। तो कौन सा यहाँ पर ईडियम है जो इसके लिए यूज़ किया जा सकता है? तो दोस्तों ईडियम है क्वियर फिश। क्वियर फिश का मतलब होता है स्ट्रेंजर या अजनबी। क्वियर फिश का मतलब क्या होता है? स्ट्रेंजर या अजनबी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगेन पैराजंबल आ गया है, ये भी बहुत आसान है। तीनों ही पैराजंबल जो इस पेपर के थे बहुत ही आसान पैराजंबल थे। तो कह रहा है कि ए बी सी डी ई 5 आपको स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनको सही क्रम में जोड़ना है। तो यहाँ पर शुरुआत जो है वो यहाँ से होगी नाउ ही नोज, कि अब वह जानता है। क्या जानता है? कि द इम्पोर्टेंस, महत्व जानता है किसका? ऑफ ट्रीटिंग अदर पीपल, कि दूसरे लोगों से कैसे व्यवहार करना चाहिए। एज ही वुड लाइक टू बी ट्रीटेड, क्योंकि वो अब ये जान चुका है कि लोगों से हमें वैसे ही व्यवहार करना चाहिए जैसा व्यवहार हम अपने साथ लोगों का चाहते हैं। कि भी जैसे आप ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति आपको रेस्पेक्ट से बात करे, प्रेम से बात करे, तो आपको भी जब भी आप किसी से बात करें तो उनको प्रेम दे, उनको सम्मान दे, तो लोग भी आपसे प्रेम और सम्मान से ही बात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 90 में ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, आपको एक स्टेटमेंट दिया है, उसको एक शब्द में आप क्या बोल सकते हैं वो यहाँ पे आपको बताना है। कह रहा है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज हेल्ड बाय द नोबिलिटी। सरकार का वो स्वरूप जिसके अंदर शक्ति जो है वो किसके पास होती है? नोबिलिटी के पास। नोबिलिटी मतलब ऐसे लोग जो धनी हैं, समाज का वो वर्ग जिसके पास बहुत ज़्यादा धन संपत्ति है, वो अगर शासन करे तो उस शासन प्रणाली को क्या बोला जाएगा? दोस्तों डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं, हिंदुस्तान में भी डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र को बोलते हैं डेमोक्रेसी, रिपब्लिक को बोलते हैं गणतंत्र। तो हिंदुस्तान भी रिपब्लिक है दोस्तों, गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब होता है जहाँ पर देश का सर्वोच्च जो पद है उस पर कोई वंशानुगत ना हो,
चुनकर आए उसे रिपब्लिक बोलते हैं। जैसे हमारा यहाँ सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति का है, तो वहाँ पर कोई वंशावत नहीं है कि ये पहले हो गया फिर इसका बेटा फिर इसका बेटा, ऐसे नहीं, चुन कर के आते हैं। जैसे पहले राजेंद्र प्रसाद हमारे राष्ट्रपति बने, फिर उसके बाद में और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने, फिर उसके बाद में और धीरे धीरे, और आज के टाइम पे हमारे राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू है। तो इस तरीके से यहाँ पर उस चीज़ को बोला जाता है रिपब्लिक, गणतंत्र। नोबिलिटी वही मैंने आपको बताया धन से संबंधित है, तो एरिस्टोक्रेसी होगा दोस्तों। यहाँ पर क्रेसी जो है वो रूट वर्ड है रूल के लिए, शासन के लिए, और एरिस्टो का मतलब होता है नोबल, तो धनी तंत्र, धनी तंत्र हम लोग इसको बोलते हैं हिंदी में। तो एरिस्टोक्रेसी वो शासन है जहाँ पर धनी लोग जो है रूल करते हैं। अब यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड को हमें बताना है कि अंडरलाइंड वर्ड को 4 ऑप्शंस में से किस से डिफाइन किया जा सकता है। कह रहा है दी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ फाइनली इशूड गाइडलाइंस टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक, कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, उसने अंततः जो है दिशा निर्देश दे दिए हैं कि किस तरीके से कोविड-19 बीमारी से बचा जा सकता है और उसको फैलने से रोका जा सकता है। और यहाँ इसने अंडरलाइन किया है एपिडेमिक को। तो एपिडेमिक क्या होता है? तो दोस्तों एपिडेमिक एक वैसी बीमारी होती है जिससे बहुत सारे लोग जो है, जानवर हो मनुष्य हो, एक समय पीड़ित हों और वो जो बहुत तेज़ी से फैल रही हो, ऐसी बीमारी के लिए हम लोग एपिडेमिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम द सेम डिजीज एट द सेम टाइम, एक समय पर एक ही बीमारी से जब बहुत सारे लोग ग्रसित हों, पीड़ित हों, तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोल सकते हैं। यहाँ पर एक वर्ड और देख लीजिए दोस्तों, आ सकता है आपकी परीक्षा में, पेंडेमिक, महामारी। तो दोस्तों एक ऐसी बीमारी जो बहुत सारे लोगों की मृत्यु का एक समय कारण बने, तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पेंडेमिक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस हमें बताना है दिए गए वाक्य का। सेंटेंस है द प्रोफेसर असाइंस द होमवर्क एवरी वीक। तो यहाँ पर दी प्रोफेसर हमारा सब्जेक्ट है, असाइंस जो है ये हमारा मेन वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, दी होमवर्क ऑब्जेक्ट है, और एवरी वीक जो है ये एडवर्बियल फ्रेज है। एडवर्बियल फ्रेज वो शब्द या वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें टेंस की पहचान कराता है। तो दोस्तों एवरी जब भी लगे तो आपको ध्यान रखना है कि एवरी एडवर्बियल फ्रेज है प्रेजेंट सिंपल का। तो अगर किसी सेंटेंस में एवरी लग जाता है तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का उपयोग होगा। अब चूंकि यहाँ प्रेजेंट सिंपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनता है। तो प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस बनाते समय इज़-एम-आर के साथ हम लोग मेन वर्ब का उपयोग करते हैं, जो कि कौन सी फॉर्म में होती है, थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव में हमेशा मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही होती है। तो यहाँ जब आप ऑप्शंस की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए इज़ के साथ आईएनजी है, जबकि मैंने आपको क्या बताया, थर्ड फॉर्म होना चाहिए, तो ये हमारा आंसर नहीं है। सेकंड में विल बी असाइनिंग हो गया, जबकि इज़-एम-आर के साथ थर्ड फॉर्म आना चाहिए प्रेजेंट सिंपल के पैसिव वॉइस में, तो ये भी नहीं हो सकता। तीसरे में दिया हुआ दी होमवर्क असाइंस, यहाँ तो अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ गई, जबकि थर्ड फॉर्म आनी चाहिए मेन वर्ब की, तभी होगा पैसिव। चौथा देखिए दी होमवर्क इज असाइंड, अब यहाँ पर देखिए इज के साथ थर्ड फॉर्म है, सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए इज, आई होता तो एम आ जाता, सब्जेक्ट प्लूरल होता तो आर आ जाता। तो आपको साफ साफ नज़र आ गया कि यहाँ पर पैसिव वॉइस कौन सा होगा, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, हमें वो स्पेलिंग पकड़नी है जो गलत दी हुई है। कह रहा है द स्पेशल टास्क फोर्स विल कंडक्ट ए थोरो प्रोब इन द लैंड स्केम केस विच हैज़ मिस्टर लखन लाल एज द प्राइम अक्यूज्ड, कि स्पेशल टास्क फोर्स जो है STF जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक थोरो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, कंप्लीट, थोरो का मतलब होता है कंप्लीट, पूर्ण रूप से, प्रोब का मतलब होता है जांच, इन्वेस्टिगेशन, प्रोब का मतलब क्या होता है, जांच, इन्वेस्टिगेशन, लैंड जमीन, स्कैम का मतलब होता है एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि जिसके अंदर कुछ गलत हुआ है, गलत कार्य, जिसमें भ्रष्टाचार हो, ठीक है, घोटाला, एक अच्छा वर्ड इसके लिए, स्कैम के लिए क्या हो जाएगा, घोटाला।
तो कह रहे हैं स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो एक बहुत ही गहराई से जांच करेगी जो जमीन घोटाला हुआ है, जिसके अंदर मिस्टर लखनलाल जो है वो प्राइम यानी मुख्य अक्यूज्ड यानी आरोपी हैं। तो यहाँ पर स्कैम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, प्राइम की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, थॉरो की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन डी ऑप्शन हमारा आंसर है, क्योंकि अक्यूज्ड की स्पेलिंग गलत है। अक्यूज्ड की स्पेलिंग होती है ACCUSED और अक्यूज्ड को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अपराधी। क्या बोलते हैं? अपराधी। इसके लिए एक और अच्छा वर्ड हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? गिल्टी भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन नंबर 95, हमें दिए गए सेंटेंस के अंदर से अंडरलाइंड वर्ड जो यहाँ पर है इसका एंटोनिम बताना है दोस्तों। एंटोनिम क्या होता है? विलोम शब्द, अपोजिट, और सिनोनिम क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड। तो यहाँ इसने कहा कि जो न्यूली सिलेक्टेड सेक्रेटरी, हाल ही में जो नया सेक्रेटरी चुना गया है पार्टी का, हैज़ ए और एन इम्पेकेबल इमेज अमंग द पब्लिक, उसकी जो छवि है जनता के बीच में वो कैसी है? इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का मतलब होता है दोस्तों फॉल्टलेस। इम्पेकेबल का मतलब क्या होता है? फॉल्टलेस, मतलब जिसके अंदर कोई कमी ना हो, जो क्या हो? परफेक्ट हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पेकेबल बोलते हैं। तो दोस्तों इम्पेकेबल का अपोजिट हो जाएगा ब्लेमिश्ड। ब्लेमिश्ड का मतलब हो जाएगा दागदार। ब्लेमिश्ड का मतलब क्या हो जाएगा? दागदार, जिस पे कोई आरोप हो, जिस पे कोई क्या हो? आरोप हो, यानी जिस पर कोई एक्यूजेशन हो, उसको हम लोग ब्लेमिश्ड बोलते हैं। तो भाई इम्पेकेबल मतलब जिसमें कोई कमी नहीं है, जो स्वच्छ छवि है, और ब्लेमिश्ड मतलब दागदार, जिसने कोई अपराध किया है, गलती की है। तो अपोजिट एंटोनिम जो है इम्पेकेबल का क्या हो जाएगा? ब्लेमिश्ड हो जाएगा। अब हम लोग दोस्तों आगे चलते हैं, और ये हमारे पेपर का अंतिम प्रश्न आ गया है, जिसको हम लोग क्लोज टेस्ट के नाम से जानते हैं। इसको करने का तरीका कई बार हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम लोग पूरा पढ़ते हैं और जो उचित यहाँ पर ऑप्शंस है उनको देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है अपग्रेडिंग द हायर एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एंड कटिंग एज रिसर्च आउटपुट इज डैश इन इम्प्रूविंग इंडियाज ग्लोबल रैंकिंग आवर सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज। ये कह रहा है कि अगर हम लोग हमारे देश का या समाज का विकास करना चाहते हैं तो हमें हमारी शिक्षण प्रणाली जो है, हायर एजुकेशन सिस्टम जो है, उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करना पड़ेगा। तब हमारी सोसाइटी या जो हमारा समाज है वो इम्प्रूव होगा, क्योंकि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है वो ह्यूमन रिसोर्सेज पर डिपेंड करता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब जो स्थिरता के साथ जो विकास है वो तभी होगा जब आपकी मानव जो आपकी सोसाइटी है वो विकसित होगी। A quality higher education base is essential to reap the full benefits of our demographic dividend। अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा समाज एक अच्छे स्तर पर पहुंचे तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि हम हायर एजुकेशन को जो है इम्प्रूव करें। In higher education, the strategies of the 12th plan dash on technical education, distance learning, quality research, infrastructure, facility and curriculum content dash efforts of the government departments and the private sector are needed to dash the plan's educational goals। जब हम लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ हमारी जो टेक्निकल एजुकेशन है, रिसर्च से संबंधित एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित एजुकेशन है, इन सब पहलुओं पे जब काम करेंगे, जिसमें सरकारी सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों का रोल है, गवर्नमेंट स्कूल्स को भी हमें अच्छा करना पड़ेगा और प्राइवेट स्कूल्स जो है उनको भी इन चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, तब जाके हमारे जो शिक्षा के जो लक्ष्य हमने अपने लिए स्थापित किए हैं वो पूरे होंगे। तो फर्स्ट की तरफ चलते हैं। कह रहा है अपग्रेडिंग हायर एजुकेशन सेक्टर स्पेशली इन टर्म्स ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड एंड कटिंग एज रिसोर्स आउटपुट इज़ असेंशियल। ये आवश्यक है हमारे लिए। क्या आवश्यक है कि हम अपने हायर एजुकेशन सिस्टम को जो है इम्प्रूव करें इन इम्प्रूविंग इंडिविजुअल्स इंडियाज़ ग्लोबल रैंकिंग। भारत को वैश्विक स्तर पे अगर हमें ठीक करना है तो हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। अगला कह रहा है आवर सस्टेनेबल डैश डेवलपमेंट। किस तरीके का सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए हमें? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक,
पॉलिटिकल, साइकोलॉजिक और सोशल। तो बार बार देखिए हम लोग समाज की बात कर रहे हैं, बार बार हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग किसका सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं, तो हम लोग सोशल सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं। सामाजिक स्थिर विकास हम लोगों की आवश्यकता है। अब हम लोग आगे चलते हैं तो बोलता है इक्वालिटी हायर एजुकेशन बेस इज एसेंशियल टू रीप द फुल बेनिफिट्स ऑफ आवर डेमोग्राफिक डिवाइडेड इन हायर एजुकेशन सिस्टम द स्ट्रेटेजी ऑफ द 12th प्लान। जो 12वीं योजना है, 12th प्लान है, उसका जो मेन ध्यान है वो किस पर है, टेक्निकल एजुकेशन पर, डिस्टेंस लर्निंग पर, क्वालिटी रिसर्च पर और दूसरी सुविधाओं पर। तो प्लान अंडरस्टैंड, अटेंड, फोकस और डाइवर्ट। तो यहाँ फोकस सबसे उचित शब्द हो जाएगा कि 12th प्लान जो है उसका मुख्य जो ध्यान है वो किस पर है, टेक्निकल एजुकेशन और डिस्टेंस लर्निंग इत्यादि के ऊपर है। अब अपन आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। फिर ये कह रहा है डिस्टेंस लर्निंग, क्वालिटी रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटी एंड करिकुलम, कंटेंट, सस्टेन्ड, कॉम्प्रोमाइज्ड, गैदर्ड, कोऑर्डिनेटेड। अब इस तरीके की सारी चीज़ों को हमें, ये डिफरेंट क्षेत्र हैं, डिफरेंट फील्ड्स हैं, इनको हमें एक साथ लेकर के आना पड़ेगा। तो एक साथ लेकर के आना पड़ेगा तो हमें इनको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। कंटेंट, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, कोऑर्डिनेटेड मतलब मिलजुल कर जो प्रयास किए जाएंगे सरकार के द्वारा, डिपार्टमेंट्स के द्वारा, प्राइवेट सेक्टर्स के द्वारा, उससे क्या होगा, आर नीडेड टू डैश द प्लान्स एजुकेशन गोल्स। तो ये सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता है, किस लिए, क्या करने के लिए, टू रियलाइज द प्लान्स एजुकेशनल गोल्स। तो जो हमारा ये 12वां प्लान है उसके जो शिक्षा के लक्ष्य हैं उनको अगर हमें चरितार्थ करना है तो उसके लिए हमें ये सारे प्रयास करने पड़ेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा सेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कीमती कमेंट्स हम तक पहुंचाना ना भूलें। मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।